द वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहले 1 लाख की वैल्यू को अचीव कर गई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी के बारे में यहाँ डिस्कशन करने वाली हूँ। जी हाँ, ये MRF है और MRF का शेयर मुझे भी रिसेंटली पता लगा कि 1 लाख की वैल्यू को टच कर गया है। बट उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार MRF ही क्यों ऐसी कंपनी बनी। एक सिंपल सी टायर बनाने वाली कंपनी तो है कि जिसके वैल्यू 1 लाख हो गई। और भी मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे रिलायंस है, HDFC है, टाटा ग्रुप है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी भी है और उनके बिजनेसेस भी MRF से काफ़ी लार्ज स्केल में है। वो कंपनीज 1 लाख क्यों नहीं पहुंच पाई और MRF कैसे 1 लाख पहुंच गया। तो उसी के चलते इसी क्यूरियोसिटी को डिस्कवर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे कि MRF की क्या हिस्ट्री थी, क्या फंडामेंटल प्रोसेस थी, क्या क्या ग्रोथ के लिए इन्होंने चीज़ें फॉलो की, जो बहुत ही कम टाइम में इनका शेयर सिर्फ 9 रुपये से 1 लाख तक पहुँच गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं MRF की हिस्ट्री की। MRF की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस की जर्नी है। MRF के ओनर जो थे KM मेममपल्लई जी, उन्होंने 1946 में एक सिंपल से बलून्स बेच के अपना करियर स्टार्ट किया था। उनके फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे और आज़ादी की लड़ाई में वो अपना बिजनेस और जो भी चीज़ें थी सब गंवा चुके थे, इसलिए KM जी को बिजनेस अपना स्टार्ट करना पड़ा था। बट बलून्स बेच के उनको लगा नहीं कि यार इससे वो स्केल कर सकते और एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो साथ ही उन्होंने सिर्फ बेचने के मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए। बट मैन्युफैक्चरिंग से भी वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनको रबड़ और प्लास्टिक का आइडिया हो चुका था। तब उनके कज़न ने स्टेप इन किया और बताया कि क्यों नहीं हम ट्रेड टायर्स का बिजनेस करें। ट्रेड टायर्स बेसिकली वो टायर्स होते हैं जो घिस चुके होते हैं और वो किसी काम के नहीं होते। तो इन दो भाइयों ने उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग करके उस टायर को रिन्यू किया और फिर से बेचना शुरू किया। बट जब ये टायर्स के बिजनेस में उतरे तो और जो मार्केट प्लेयर्स थे उनको दिक्कत हुई। एक इंटरनेशनल कंपनी थी इंडिया में, डनलप, जिसको बड़ी दिक्कत हुई कि यार ये इंडिया वाले टायर बना लेंगे तो मेरा बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा। तो उस कंपनी ने अपने टायर के रेट्स जो है कम करने शुरू कर दिए और इनको कंपटीशन देना शुरू कर दिया। बट हमारे MRF के जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी बड़े स्मार्ट थे। उन्होंने भी डनलप की स्ट्रैटेजीज के साथ अकॉर्डिंगली प्ले करना शुरू कर दिया। अगर डनलप रेट कम कर रहे हैं तो इन लोगों ने भी अपने रेट्स कम करने शुरू कर दिए। और साथ साथ इनको एक और विचार आया कि यार एक बाहर की कंपनी इंडिया में आके टायर्स बेच रही है तो क्यों ना इंडिया के बने हुए टायर्स को बाहर बेचा जाए। तो 1961 में इन्होंने एक US की कंपनी मैन्सफील्ड के साथ कोलैबोरेट किया तो यहाँ के टायर्स वहाँ पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। 1967 में MRF पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके US भेजी थी। फिर उसके बाद क्या था, US कैप्चर हो गया तो यूरोप पहुंच गए और आज की डेट में MRF जो है वो 65 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। बट ये तो हो गई बात बाहर की। इंडिया में कैसे वो सक्सेस मिली है MRF को, इंडिया में कैसे इन्होंने अपनी प्रेजेंस बिल्ड करवाई। तो इसके लिए थोड़े से हम पीरियड पे जंप ले लेते हैं। अब आप जानते हैं कि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो 80s में राइज करना शुरू हुआ था। 1984 में एक रेवोल्यूशनरी गाड़ी आई थी जिसका नाम था मारुति 800। हम सबकी बचपन की यादें ऑब्वियसली मारुति 800 से जुड़ी हुई हैं। बट मारुति 800 क्या आप लोग जानते हैं कि ऐसी गाड़ी थी जिसकी ऑफिशियल कोलैबोरेशन MRF के साथ हुई थी टायर्स बनाने के लिए। फिर क्या था, फिर धीरे धीरे 2 व्हीलर सेक्टर में भी राइज होने लगा। बजाज, हीरो होंडा जैसी कंपनीज भी आ गई, उन्होंने भी MRF को चूज कर लिया कि भाई बनाओ हमारे लिए टायर्स। और आज की डेट तक भी MRF कई सारी बड़ी कार मेकिंग कंपनीज के लिए ऑफिशियल टायर पार्टनर है, जैसे कि टाटा मोटर्स का नाम लूँ तो। बट अभी भी वो फेम नहीं मिला था MRF को। MRF ने बहुत सारी कंपनीज के साथ जब कोलैबोरेट कर लिया, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे वो इंडिया में हो, बट फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी। तब MRF के स्टेक होल्डर्स को लगा कि क्यों ना हम टायर से हटके और एक्सपैंड करें बिजनेस, बट उसमें जो बेसिक रहेगा वो यही सारे सब्सटेंसेस यूज होंगे। तब उन्होंने स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाना। इसके साथ साथ वो टॉयज के सेक्टर में भी घुसे। बच्चों की एक बड़ी फेमस कंपनी है फन स्कूल, और मुझे भी रिसेंटली ये चीज़ पता लगी कि फन स्कूल को MRF कंपनी ओन करती है। MRF के आज की डेट में 10 प्लांट्स हैं ओवरऑल इंडिया में और वो 10 के 10 प्लांट साउथ इंडिया बेस्ड हैं। 90s का जो डेकेड था वो MRF के लिए मैसिवली सक्सेसफुल प्रूव हुआ। 1993 में MRF का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया था जिसकी इनिशियल प्राइस सिर्फ 9 रुपये का था।
फिर बात आई ओवरऑल जो टेलीविजन था उसकी ग्रोथ हो रही थी, कई सारे डिजिटल प्लेयर्स जैसे कि जी वगैरह इमर्ज हो रहे थे और लोगों का टीवी में एक इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था। तभी एमआरएफ ने रियलाइज किया कि जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है वो क्रिकेट पे है। तो तभी एक 18 साल का नौजवान क्रिकेट की फील्ड में अपना नाम बना रहा था और एमआरएफ को उसमें बहुत पोटेंशियल लगी। एमआरएफ ने उस नौजवान का जो बैट था वो स्पॉन्सर किया। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं और किसी की नहीं, मैं मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर की बात कर रही हूँ। सचिन तेंदुलकर का वो एमआरएफ का बैट इतना आइकॉनिक था कि हम सब बच्चों ने जाके हर स्टेशनरी या हर टॉयज की शॉप पे सिर्फ वो एमआरएफ वाले बैट की डिमांड की है। उस एमआरएफ के बैट से सचिन ने इतनी आइकॉनिक सेंचुरीज को हिट किया है कि वो सबकी मेमोरीज में सिर्फ एमआरएफ का बैट और सचिन का लिंक बसा हुआ एकदम से। 2012 था जब सचिन ने लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला था, तभी भी एमआरएफ ने उनको सपोर्ट किया था। तो 1994 से 2012 तक की ये कोलैबोरेशन जो थी सचिन और एमआरएफ के बीच में, एमआरएफ के लिए मैसिवली सक्सेसफुल प्रूफ हुई है। उसके बाद एमआरएफ का क्रिकेट से नाम तो जुड़ा ही हुआ था। जब सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ दिया तब एमआरएफ ने कोलैबोरेट किया विराट कोहली से, जो कि उस टाइम पे एक अपकमिंग क्रिकेटर थे और आज तक विराट कोहली के साथ एमआरएफ जुड़ा हुआ है। तो ये बात तो हो गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की जो एमआरएफ के लिए बहुत फेवरेबल प्रूफ हुई है। इसके साथ साथ और क्या ऐसे काम किए एमआरएफ ने जो उसको आज स्टेज तक लेके आए हैं। एमआरएफ ने अपने ऑफिशियल शोरूम्स खोले। आप देखेंगे हाईवेज और रोड्स पे तो एमआरएफ की सिर्फ सोलो स्टोर्स होते हैं जो कि एक्सक्लूसिव एमआरएफ के टायर्स ही बेचते हैं और किसी कंपनी के वहाँ पे टायर्स नहीं बेचे जाते, जो कि प्रूफ करता है कि एमआरएफ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पीछे से कितनी स्ट्रांग है, टीम फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि एमआरएफ ही इकलौती कंपनी क्यों बना है जिसकी वैल्यू 1 लाख पहुंच गई है। तो देखा जाए तो एमआरएफ ने आज तक कभी भी अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया है, बल्कि बाकी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं है। बाकी कंपनीज अपने शेयर्स को स्प्लिट करती रहती हैं ताकि वो उस रेंज में रहे जहाँ नए नए इन्वेस्टर्स आ सके। बट जैसे कि एक स्टॉक 1 लाख का है तो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचेगा कि 1 लाख का एक शेयर लूँ या 1 लाख में कई सारे शेयर्स किसी और कंपनी के आ जाएंगे जिसमें ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी शायद ज़्यादा है। तो एमआरएफ ने ये इसलिए किया है क्योंकि वो अपने स्टॉक में उस हिसाब से वॉलेटिलिटी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि एक्सटर्नल प्लेयर्स ज़्यादा आए और उस हिसाब से मैनिपुलेशन हो स्टॉक में, तो इसलिए उन्होंने ये अप्रोच को फॉलो किया है। ये अप्रोच सिर्फ एमआरएफ फॉलो नहीं करता, ये अप्रोच वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे वो भी फॉलो करती है। वो कंपनी भी कभी स्प्लिट नहीं हुई है, उस कंपनी ने भी कभी अपने शेयर्स डाइल्यूट नहीं किए एमआरएफ के जैसे। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों एमआरएफ की वैल्यू 1 लाख तक पहुंच गई। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ क्लिप भी बहुत फेमसली हमें देखने को मिलता है। एक इंसान है, वो किसी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि 1995 में उनके दादाजी ने कुछ शेयर्स खरीदे थे एमआरएफ के और उसके बाद उनके दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बट आज उन्होंने वो शेयर्स उनको दिए हैं और उसकी वैल्यू पूछने के लिए वो न्यूज़ चैनल में फ़ोन करते हैं और वो सुन के शॉक हो जाते हैं कि उस टाइम में कुछ हज़ारों के शेयर्स आज करोड़ों के हो चुके हैं। सो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए ओवरऑल 30 ईयर्स में, क्योंकि सिर्फ 9 रुपये का शेयर आज 1 लाख तक का पहुंच चुका है। और ये पावर भी दिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहे तो बहुत छोटे स्पैन में आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी एमआरएफ के लिए। एमआरएफ की केस स्टडी है और हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब बात करते हैं कि क्या एमआरएफ सच्ची में 1 लाख पे इन्वेस्टेबल है या नहीं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड अगर एमआरएफ की इसकी बाकी पीयर्स कंपनी जो है जैसे कि बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, सीएट टायर्स, जेके टायर्स, उनसे बहुत कम है। रिसेंटली इसने 2023 फरवरी में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था 1 लाख के शेयर के पीछे, जो कि कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जो कि 0.18% के आसपास की डिविडेंड यील्ड को दिखाता है। फिर बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में कितनी ग्रोथ दी है एमआरएफ के शेयर ने, अब ये डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में एमआरएफ ने 47% की ग्रोथ दी है, जबकि अपोलो टायर्स ने 134% की और सीएट टायर्स ने 128% की ग्रोथ दिखाई है। सो इसके जो पीयर्स हैं आज की डेट में वो इससे अच्छा कर रहे हैं अगर हम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। बट जो मेन इसकी स्ट्रॉन्ग चीज़ है एमआरएफ की, वो आती है इसकी शेयर होल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है। एमआरएफ में 27.8% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 6.83% म्यूचुअल फंड्स है, 4.83% DII इसके पास है, 18% के आसपास FII इसका है और 42.45% की एवरेज जो है वो रिटेलर्स के पास है। और
बेस्ट चीज़ तो ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिक्रीज नहीं किया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और साथ ही साथ कि किसी ने भी अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किया होगा। काफ़ी लो रेट ऑफ प्लेज है अगर प्रमोटर्स का हम देखें कि शेयर्स के अगेंस्ट, तो वो भी स्टॉक को काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रूव करते हैं। ये स्टॉक की कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चैनल पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, क्योंकि मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं खुद भी MRF की इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट इसकी केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। ये जानना कि ये कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बहुत इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में। सो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से केस स्टडी करूँ, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।